अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। अर्डनोल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जनून की एपिसोड नंबर 114 का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, इसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्याह रंग के परादों में बैठे वो मुस्तरब सा लगता था। कितने दिनों से वो यूं ही सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। इसकी सोसाइटी के गिरद चक्कर बढ़ते रहे। वो अपने बंगले में मुक़ीद थी। सोसाइटी और बंगले के इतराफ में सिक्योरिटी बढ़ गई थी। स्याह लिबास में मलबूस ड्राइविंग सीट पर बैठा मर्द कदरे पुरसुकून था। इस बेहिस औरत के गैरों के साथ आज भी ताल्लुक न थे, इसलिए वो पुरसुकून था। इसकी गाड़ी एक बार फिर सड़कों पर बेचैनी से दौड़ने लगी। मोबाइल रिंगिंग पर जावियार ने डैशबोर्ड से फ़ोन उठाते कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, वो संजीदगी से कहते अपनी निगाहें विंडो स्क्रीन पर जमाए हुए था। वापस आओ, कल जरगा बुलाया है, तुम्हारा होना जरूरी है। आलियान खान की बात पर इसकी भवों के बीच चिकन आन ठहरी थी। आपको लगता है मुझसे जबरदस्ती की जा सकती है? मैं दबाव में आकर अपना फैसला बदलूंगा, बज़ाहिर पुरसकून लहजे में कहा, मगर सीने में आग भड़की थी। कोई भी तुम पर दबाव नहीं डाल रहा, जावियार ना ही फैसला बदलने को कह रहा है। फिर अब की बार पेशानी पर बलों का जाल गहरा हुआ था। जरगे ने फैसला किया है कि तुम अपनी पोजीशन क्लियर करो। अच्छा, और ये कैसे होगा? जावियार खानजादा के आईब्रो मजीद तने थे। एक्सेलरेटर पर पाँव दबाव बढ़ाया था। हम अपने इलाके में एक जलसा मुनक्किद करेंगे। तुम लोगों को एतमाद में लोगे, इन्हें यकीन दिलाओगे कि तुमने अपनी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। जल्द या बदेर तुम इसे वापस लाओगे और आयश को हमारी रिवायात की पासदारी करनी होगी। एक मिनट बाबा, मुझे बस इतना बता दे कि इस सब से क्या होगा? वो भड़कते हुए आलियान खान की बात कह चुका था। इससे लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। सबको पता चलना चाहिए तुमने दुश्मनी खत्म करने के लिए अपने भाई का कत्ल माफ किया। आज अगर इर्तिजा जिंदा है, तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? तुम भी आयश की तरह ला इल्म थे। इस सब में तुम्हारे जज्बों, तुम्हारी गैरत को रौंदा गया है। विक्टिम तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि तुम खुद हो। वह जब से सुनते जबड़े भींचे हुए था। इसकी रगों में भी आलियान खान का खून बह रहा था। जो सोच आलियान की थी वही इसकी थी। ये सब तो वो भी सोच चुका था, मगर ये सब कुछ अपने तरीके से करना चाहता था। मकसद आयश को वापस लाना था, मगर आलियान खान इससे ये सब कुछ क्यों करवाना चाहते थे वो समझ नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें इस साल अपोजिशन में देखना चाहता हूँ। ये इलाका, यहाँ के गांव हमारी सरबराही में आते हैं। किसी सूरत भी अपने हाथों से कुछ निकलने नहीं दे सकता। मुझे पहले से दुगनी ताकत चाहिए। आलियान खान ने संजीदगी से कहा। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, मगर इस जलसे की कवरेज सोशल मीडिया पर भी होनी चाहिए। आग भड़कानी है तो पूरी तरह भड़कनी चाहिए। हर तरफ आग लगे, बचने की किसी भी चांसेस ना हो। वो मुस्कुराया था। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। सरदार साहब यार, ये असूल ज्यादा ही याद रखे हुए था। इंतकाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। गाड़ी इसी स्पीड से भागती रही। नीली आंखों वाली औरत से दिली ताल्लुक इंतकाम का था। नाम देते खुद को पुरसकून करने की नाकाम कोशिश की थी। औरत से इंतकाम नहीं लेते, ताकत के लिए, कत्ल के लिए जाते हैं। दुश्मनियां निभाई जाती हैं। औरत को बीच से निकाल दो, ताकत तख्त तुम्हारा होगा और वो औरत भी तुम्हारी होगी जिसे तुम अपना रोग बना चुके हो। मर्द रोगी बन जाए तो औरत मर्द का नसीब मिट्टी कर देती है। जन बर्बादी है, तबाही है। जावियार वो फोन काट चुका था। जो सुनना नहीं था वो सुनता क्यों? जन चाहिए थी, हर हाल में चाहिए, चाहे वो बर्बाद करे या बात। इसे वही औरत चाहिए थी। इसकी गाड़ी का रुख इसके शहर के मुखालिफ सिमत में था। इसे लेने वापस आएगा। इससे पहले हालात को अपने मवाफिक करना था। वहाँ मौजूद बहुत से लोगों से हिसाब किताब भी करना था। जब वो आबाद नहीं था तो दूसरे आबाद कैसे थे? इंतकाम से इसका सीना जल रहा था। इसके सीने में आग लगाने वालों का मुकद्दर भी आग ही था। बंद कमरे में जलती अंगीठी के पास बैठे गर्म पानी से वो शॉवर लेकर उठी थी। इसके बदन पर सफ़ेद रंग का टॉवल लिपटा था। वो अलमारी से अपने लिए कपड़े तलाश कर रही थी। इसकी निगाह बद रंग से कपड़ों पर आन ठहरी थी, जिसकी आस्तीन फटी हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बुरी तरह घबराई थी। पेशानी न जाने क्यों गर्क आलूद थी। अल्तमिश खानजादा अपनी मूंछों पर हाथ फेरते
बगौर से देखे गया। इसकी सडूल टांके देखते आंखें मखमूर हुई थी। ज़मर खान कमरे में जलती इमरजेंसी लाइट को बुझा गई थी। कमरे में घुप अंधेरा छा गया था। अल्तमिश ने भारी कदमों से ज़मर खान की तरफ बढ़ते लाइट ऑन की। टॉवल ज़मीन बोझ था। वो नीले रंग का धागे की कढ़ाई वाला गहरी चुनटों वाला फ्रॉक पहनी हुई थी। कमर से नीचे आते बाल खुले थे। वो नीले रंग में दमक रही थी। गाल सेब की तरह सुर्ख थे। सुरमई आंखों में काजल लगा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर कुछ था जो अल्तमिश को ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। वो था सुरमई आंखों में खौफ। वो ज़मर की कमर में हाथ डालते एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ कर गया था। ज़मर खान इसके चौड़े सीने पर दोनों हाथ जमा गई थी। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पर भूरे रंग की मर्दाना चादर ओढ़े हुए था। इसके जिस्म से महसूर कुन खुशबू उठ रही थी। वो आंखों में नर्म तासुर लिए ज़मर खान को देख रहा था। क्या चाहती हैं आप ज़मर बीबी? मैं किसी काम का न रहूं? यूं मुझ पर जुल्म न किया करें, होश खो बैठूंगा। वो इसकी कमर में हाथ डाले इसे अपनी मजीद करीब कर गया था। वो इसके चौड़े सीने में समाई थी। वो इसके गिर्द अपने दोनों बाजू लपेटते इसे अपने सीने में बेदर्दी से भींचने लगा। ज़मर खान की धड़कनें इसके सीने में बजने लगी थी। छोड़ो मुझे अल्तमिश, मेरी सांसें बंद हो रही हैं। वो घुटी घुटी आवाज में बोलते इसे खुद से दूर ढकेलने लगी। छोड़ ही तो नहीं सकता, आपके दूर जाने के ही ख्याल से मेरी सांसें बंद होने लगती हैं। वो अपनी गिरफ्त ढीली करते ज़मर की सुरमई आंखों में देखने लगा। ज़मर खान भीगी निगाहों से इसे देखती रही। परेशानी पर मोती यूं ही चमकते रहे। सुरमई आंखों में तनफ्फुर सा उतर आया था। अगर मुकाबिल को इससे मोहब्बत होती तो वो कभी भी इसके साथ यूं ना करता, और आज ये सब करने का न सोचती। अल्तमिश कुछ पल इसकी आंखों में देखता रहा, फिर बाजू से जकड़े दीवार के साथ लगा दिया। पत्थर की दीवार से टकराते ज़मर खान की कमर में दर्द की लहर उठी थी। अल्तमिश खानजादा ने झुकते हुए मेज से पिस्टल उठाई। चैम्बर ऑन करते ज़मर खान की तरफ बढ़ा। ज़मर खान की सुरमई आंखों में खौफ गहरा हुआ था। क्या वो सब जान गया था? वो बुरी तरह घबराई थी। वो पिस्तौल ज़मर खान की पेशानी पर रख गया था। कनपरी से पसीने की धार ज़मर खान की गर्दन पर बहने लगी थी। वो झुकते हुए इसकी नम गर्दन पर लब रख गया था। जबान की नोक से दूधिया गर्दन पर ठहरे मोती चुनने थे। ज़मर खान आंखें मूंद गई थी। पिस्टल की नोक गर्दन से होती सीने पर आन ठहरी। एक एक करते पेटी तकाते फ्रॉक के बटन खुलने लगे। गहराइयां आया हुई। वह गुलाबी होते अल्तमिश खान के सीने से लिपटे थे। वो ज़मर खान के गिर्द अपनी शाल लपेट गया था। इसे अपने सीने में शिद्दत से भींचे रहा। मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की, मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। वो इसके कान की लो को चूमते हुए इसे गोद में उठा गया था। अल्तमिश खान ने इसे बेहद नरमी से चारपाई के गर्म बिस्तर पर लिटाया था। वह अल्तमिश की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे रही थी। आप सारी दुनिया को धोखा दे सकती हैं, अल्तमिश खान को नहीं। वो इसके ऊपर आते पिस्तौल की नोक ज़मर खान के सीने पर रख गया था। ज़मर खान की सांसें उथल पुथल हुई थी। पसीने की धार गर्दन से होती गहराइयों में जज्ब होने लगी। कुछ है ज़मर बीबी जो मुझे दहला रहा है? वो अपना पहाड़ जैसा वजन ज़मर खान पर डाल गया था। तो क्या अल्तमिश खान? वो अल्तमिश की गर्दन में अपनी बाहें डाल गई थी। जरा सा ऊपर होते अल्तमिश खान की मूंछों पर लब रख गई थी। अल्तमिश खान की आंखें हैरत ज़दा हुई थी। ऐसे कब चूमा था भला? ये आप नहीं ज़मर बेबी, ये आप नहीं। सुरमई आंखें किसी से दहशत ज़दा हो जाए, अल्तमिश खान मरकर भी यकीन नहीं कर सकता। ये पसीना क्यों टपक रहा है? वो इसकी गहराइयों पर झुके अपनी घनी मूछें रगड़ने लगा। ज़मर खान जलन से सिसकारियां भरने लगी। क्या हुआ है? सर उठाते ज़मर खान की आंखों में देखा। आंखें सुर्ख हुई थी। ज़मर खान के रहे सही औसान भी खता हो गए। वो जान जाता वो क्या करने वाली है, मुकाबिल इसे हमेशा के लिए कैद कर लेता। अल्तमिश खान इसके लिए वो मर्द बन सकता था जो दूसरों के लिए था। जालिम, सफ़ा खुद परस्त मर्द। ये सिसकियां भरना, आंखों में ये खौफ, ये मेरी ज़मर बीबी का अंदाज नहीं। वो सरनफी में हिलाने लगा। हाथ ज़मर खान की गर्दन पर आन ठहरा था। गिरफ्त बतरजीह बढ़ने लगे। ज़मर खान इसके सीने पर हाथ रखे इसे पीछे धकेलने लगी। बिस्तर पर पैर रगड़ खाने लगे। वो इसकी गर्दन पर गिरफ्त सख्त करता चला गया। ज़मर खान की सांसें बंद हुई थी। नकोश नीले पड़ने लगे। बदन ढीला पड़ गया था। वो अपने हाथों की गिरफ्त ढीली करता चला गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेहद नरमी से ज़मर खान के कंधे दबा रहा था। ज़मर बेतरतीब सांसों और भीगी आंखों से इसे देख रही थी। वो इसके दोनों कंधे बेहद नरमी से दबाते इसका दर्द दबाने लगा था। ज़मर खान आंखें नीचे लरसने लगी। मुकाबिल का हर अंदाज लरसने पर मजबूर कर देता था। मेरी नरमी देखी, मेरी मोहब्बत देखी। मैं अपनी औरत, अपनी ज़मर बीबी का दीवाना हूँ।
मैं कभी आपके लिए शफाक नहीं हुआ, न कभी होऊंगा। जो मर्द औरत के लिए अना के साथ अपनी खुददारी वार दे, समझो इस मर्द ने पहाड़ अपने वजूद पर सहकर ये सब कुछ किया। बदले में मर्द अपनी औरत से वफा चाहता है, इसकी एक मुस्कुराहट चाहता है। मुझे भी आपसे यही सब चाहिए। वो इस पर झुका के बालों में उंगलियां चला रहा था। जिमर खान की आंखें बंद होने लगी। वो ऐसा ही करते इसे पुरसुकून कर देता था। अल्तमिश चारपाई से उतरते इसके कदमों की तरफ झुका था। झुकते हुए इसकी पिंडलियां नरमी से दबाने लगा। जिमर खान की रग रग में सुकून उतरा। वो अब जिमर खान के तलों को दबा रहा था। वो ऊंधे मुंह हो गई थी। चारपाई के बिस्तर को मुट्ठियों में दबोचा था। वो बहुत दिलजमी से इसके तलवों को दबा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। जिमर खान की कमर नरमी से दबाते वो उसके कंधों को दबाने लगा। पिछले एक घंटे से वो इसे दबाता जा रहा था। शानों से जकड़े नरमी से जिमर खान को सीधा किया। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं जिमर बीबी, आप कह दें अपनी जान दे दूं तो इसी वक्त दे दूंगा। मैं आपके सुकून के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो इसकी आंखों में देखते बेचैन सा था। जिमर खान इसकी ब्राउन आंखों में देखती रही। क्यों डर रही हैं जिमर बीबी? मैं कब डर रही थी अल्तमिश, तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा? वो उठकर बैठते अपने बालों का जूड़ा लपेट गई थी। अल्तमिश चारपाई पर बैठे पीछे से इसके शाने पर अपना सर टिका गया था। ऐसे नहीं करते आप। जब तक मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट ना कर लें आपको चैन नहीं आता। हर वक्त काट खाने को दौड़ती हैं। इस तरह आपके पास आऊं तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। जब तक आपको पुरसुकून न कर लूं, आपको ऊपर से नीचे तक चूम ना लूं, कहाँ मुझे खुद को हाथ लगाने देती हैं आप? वो दुकानदार लहजे में कह रहा था। पेशानी इसके शाने पर टिकाए रहा। जिमर खान की रंगत सुर्ख हो गई थी। जो नक्शा खींचा था वो उसे अजब से खफ में मुब्तला कर गया था। वो दिन ब दिन ऐसे ही होती जा रही थी। अल्तमिश खानजादा को वो ऐसे ही ट्रीट करती थी। अभी भी कहाँ तुम्हें छूने दिया। वो बेनियाज बनने की कोशिश करते लब दांतों तले दबा गई थी। इतना भी कहाँ करीब आने देती हैं। जब आपका दिल करे तब मुझ गरीब पर आपको रहम आता है। और उसके शाने को नरमी से दबोच चूमने लगा था। तुम खुद को मजलूम साबित करके अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकते। जो आसाइशें तुमने मुझे दे रखी हैं गनीमत जानो जिमर खान, तुम्हें इतना भी मुंह लगाती है। वो रुखाई से बोली थी। अल्तमिश खान बुलंद वबांग कहका लगा क्या था। अब लगी है मेरी जिमर बीबी। मैं ख्वामखा ही डर गया था। वो जिमर खान के गर्दन पर लब रखते चारपाई से खड़ा हुआ, पिस्तौल पकड़े अपनी जेब में डाली थी। कहाँ जा रहे हो? जिमर ने इसकी तरफ देखा जो छतरी खोले और बंद करते चेक कर रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो जाबासीन से मिलने जाना है। वो मस्जिद तक आया है। अल्तमिश की बात पर जिमर खान का हालत कड़वा हुआ था। हर थोड़े दिनों बाद इसे तुमसे पैसे लेने का ख्याल आ जाता है। पैसे मांगते इसे शर्म नहीं आती, मगर इस घर में कदम रखने से इसे नवाबजादे की अकड़ गालिब आ जाती है। भाई है मेरा, ऐसे मत बोला करो। तुम्हें तो कुछ नहीं कहता, जो कहता मुझसे है। कहाँ जाए वो? न पढ़ा लिखा है, न कोई काम आता है। 17 साल की उम्र में इससे मजदूरी करवाने से तो रहा। अल्तमिश दरजगी से बोलते पैसे गिनने लगा। इन पैसों पर मेरा हक है जो तुम अपने सौतेले रिश्तोदारों पर लुटा आते हो। जिमर खान की आवाज़ गीली हुई थी। 10,000 गिनकर अपने पर्स में रखते अल्तमिश का चेहरा संजीदा था। कुछ देर वाली नरमी गायब थी। गुलमकई को ऐसे जहेज दिया जैसे वो किसी लैंडलॉर्ड की बेटी हो। बहन होती है। मेरा भाई बाप करोड़पति है, मगर मजाल है मुझे 1 टका भी दिया हो। जिमर खान की आवाज़ शिद्दत गम से लरसने लगी थी। अपनी हैसियत इसे 2 टके से भी कम की लगी थी। इसके घर वाले ना इसके हर ताल्लुक तोड़ देते, मगर इसका आधा हक ही दे देते। वो जानते नहीं थे कि अल्तमिश के हालात। जिमर खान के दिल से होक उठी थी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको 1 टका मिलता या 2 टका, मैं बिल्कुल ना लेता। वो सोफे पर बैठते जराबे पहनने लगा। जो असूल बीवी के लिए हैं वो बहन के लिए क्यों नहीं? अपने झोंपड़े को एक निगाह देखो और मकई की कोठी देखो जिसे तुमने भर दिया है। मकई के ससुराल वालों को भी कुछ नहीं चाहिए था, मगर तुमने सुई से लेकर दुनिया की हर चीज़ मकई को दी। खुद पर लाखों का कर्ज चढ़ा लिया। वो जिराह करते बाकायदा रोना शुरू हो गई थी। मकई के घर तुम्हें इसलिए नहीं लेकर गया था ताकि तुम नजर लगा बैठो। मकई बहन है मेरी। तुम क्या चाहती थी? इसे चंद चीज़ों के लिए किसी की बातें सुननी पड़े? मेरी मासूम बहन है वो बेचारी खामोशी से ये सब बर्दाश्त भी कर लेती, मगर मेरे होते ये नामुमकिन है कि मेरे भाई टके टके के लोगों की बातें सुने। वो संजीदगी से बोलते जिमर खान को देख रहा था। इस सब में तुम मेरे साथ ज्यादती कर जाते हो, इसका क्या? जिमर खान ने डबडबाए लहजे में पूछा था। क्या ज्यादती करता हूँ मैं? वो अभी भी संजीदा था। तुम्हारी कमाई पर सिर्फ मेरा हक है। ऐसी बहुत सी चीजें मैं ले सकती थी जिन पैसों से तुमने मकई को खरीद कर दी। क्या चाहिए था तुम्हें?
तुम्हें अपने लिए करोड़ों की गाड़ी चाहिए, एक आलीशान हवेली चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, लाखों रुपए से तुम्हारा क्या बनता था? वो झुक कर अब शूज पहन रहा था। कुछ बहुत कुछ आ सकता था। अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, किचन की हजारों चीजें, ऐसे जैसे ओवन, अच्छी क्रॉकरी, मकई के फर्नीचर जैसा शानदार फर्नीचर। एक एक चीज गिनवाते। इसके लहजे में हसरत थी। वह कभी इन चीजों की तमन्ना करेगी, इसने कभी नहीं सोचा था। दीवार से टेक लगाए इसकी सुरमई आंखें भीग रही थी। आइंदा तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी। तुम जिस जिस चीज की ख्वाहिश करोगी वो पूरी कर दूंगा, वह संजीदगी से कहते खड़ा हुआ था। इसके बहते आंसुओं को देखते वो लब खींच गया था। अब क्या डाका डालोगे या खुद को बेच कर आओगे? पक्का मकान बनाने की औकात है नहीं तुम्हारी। मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगे। जाओ अपने सौतेले बहन भाइयों के पेट की आग भरो। वो भीगे लहजे में बोलती मुंह फेर गई थी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, समझी आप? आपके लिए मैंने खुद को बेच दिया। वो भारी दिल के साथ बवक्त कह सका था। वो दूसरी तरफ मुंह किए रही। सुरमई आंखों से आंसू बहते रहे। अल्तमिश खान कुछ पल इसे देखता रहा, फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जिमर तेजी से चारपाई से उठकर अल्तमिश की तरफ बढ़ी थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे अस्पताल ले चलो। और उसके मुकाबले आई थी। क्या हुआ है तबीयत को? अच्छी भली तो लग रही है। वह उसकी पेशानी पर हाथ रख गया था, बिल्कुल ठंडी थी। वो खामोशी से अल्तमिश को देखती रही। गाड़ी खराब है जिमर बीबी, मैं आकर चाय और बुखार की दवा देता हूँ, ठीक हो जाएंगी। वो जिमर खान के गाल पर हाथ रखते बोला था। जिमर खान यकदम अल्तमिश के सीने से आन लगी थी। अल्तमिश, मेरा दम घुट रहा है, मुझे मेरी सहेली नाज के घर ले चलो। वह इसके सीने से लगी मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। बारिश हो रही है जिमर बीबी, गाड़ी खराब है। अल्तमिश ने नरमी से कहते जिमर खान की कमर पर हाथ फेरा था। छतरी है तो सही तुम्हारे पास, हम पैदल चले जाएंगे। वो जिद्दी हुई थी। अल्तमिश के सीने से सर नहीं उठाया था। अच्छा चलें, चादर ओढ़ें, ले चलता हूँ, मगर ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। अब आपका गार्ड नहीं रहा जो घंटों बाहर खड़ा रहा। वो झुकते हुए जिमर खान की थोड़ी पर लब रख गया था। जिमर खान महबूबियत से मुस्कुराई थी। अल्तमिश खानजादा इसके मुस्कुराने पर परेशान हुआ था। चार बातें आगे से सुनाती तो ठीक था, मगर मुस्कुराना अल्तमिश खान को खटक रहा था। वो अपनी जर्द शीशों और कढ़ाई वाली चादर ओढ़ गई थी। इसके सामने आन खड़ी हुई मुस्कुराती हुई। जर्सी तो पहन ले, सर्दी है। अल्तमिश ने नरमी से टोका था। मुस्कुराती हुई अच्छी लगी थी। मेरा दिल घबरा रहा है अल्तमिश, मुझे नहीं पहनना। वैसे भी सर्दी तो जा रही है, मौसम अच्छा है, वो उजलत भरे अंदाज में बोली थी। इसे बाहर आज ही हर हाल में जाना था। वो खामोशी से इसे देखे गया। इससे पहले जिमर दरवाजा खोलती उसे कलाई से पकड़े अपने करीब कर गया। इसके सर से नरमी से चादर उतारी। बाल तो बांध ले जिमर बीवी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरी खातून के बाल पर किसी की निगाह भी पड़े। वो जिमर खान का रुख मोड़े इसके बालों की चोटी गूंदने लगा। जिमर खान लब काटते खड़ी थी। वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरते इसकी चोटी बना रहा था। बालों की चुटियां बनाते अल्तमिश ने इसका जोड़ा सा बनाकर बाल समेट दिए। शुक्रिया। जिमर खान पलटते हुए मुस्कुराई थी। कुर्बान जाऊं आपकी मुस्कुराने पर। और जिमर खान की पेशानी को नरमी से चूम गया था। चलिए अल्तमिश। जिमर खान ने कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी को देखा। वक्त देखते वो बेचैन सी थी। आपकी आस्तीन फटी हुई है जिमर बीवी, कपड़े का रंग नीला है मगर बेरंग सा है। ये कपड़े अपनी सहेली के घर पहन कर जाएंगी? वह हैरान सा था। यही ठीक है अल्तमिश, मुझे इससे मिलकर आ जाना है। चलो भी अब देर हो जाएगी, वापसी पर रात पड़ गई तो तुम ही बोलोगे, फिर गाड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास। वह कहते कमरे से निकल गई थी। अल्तमिश कुछ पल खड़ा रहा, फिर सर झटकते इसके पीछे चल पड़ा था। गेट के पास आते अल्तमिश ने अपनी चादर उतारकर जिमर खान की गिर्द ओढ़ाई। खुद वो हाथ में पकड़ा कोट पहनने लगा। चेहरा ढको। जिमर खान को खुद की तरफ देखते पाकर नरमी से कहा। जिमर खान इस लम्हे चेहरा ढक गई थी। सुरमई आंखें बरहना रही। वो इसे बगैर देखते गेट से निकल आया। वो गेट पर ताला लगाते पलटा था। अबासीन दरवाजे के सामने ही खड़ा था। जिमर खान को देखते वो रुख पलट गया था। अल्तमिश ने अबासीन के पास जाते से पैसे पकड़ाए। हमको नहीं चाहिए, उस चुड़ैल पर ही खर्च करो तुम। वो अल्तमिश के हाथ छटकता आगे बढ़ गया था। भाड़ में जाओ तुम। अल्तमिश भड़कते हुए पैसे अपनी जैकेट में डालते जिमर खान की तरफ आया। जानता था बीवी जहरीले ताने मारेगी। वो जिमर की फटकार सुनने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। चलो। वो अल्तमिश का बाजू पकड़े आगे बढ़ने लगी। अल्तमिश के कदम आगे बढ़ने से इनकारी हुए। जिमर खान का रवैया उलझन का शिकार कर रहा था। वो कंधे उचकाते इसके हम कदम हुआ। ऐसे ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बारिश जो रुकी थी वो फिर से बरसने लगी थी। अल्तमिश छतरी लाना भूल गया था। वो दोनों बर्फीली बारिश में भीगते आगे बढ़ रहे थे। छतरी भूल जाने पर भी जिमर खान ने इसे सलवातें न सुनाई थी। बीवी प्यार से बात करे ज्यादा अच्छी लगती है। वो इसके साथ चलते सोच रहा था।
التمش نے بھیگی سڑک پر نگاہ جمائی. وہ لوگ گھر سے کافی دور نکل آئے تھے. زمر خان کی سہیلی کا گھر قریب ہی تھا. زمر خان کی دل خراش چیخیں. پر التمش نے اس کی طرف دیکھا. وہ ایک پتھر سے ٹکراتی پیشانی کے بل زمین گری تھی. التمش نے تیزی سے اسے اٹھایا. زمر کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا. زمر بھی. التمش نے تڑپتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. زمر اس کا ہاتھ پیچھے کرتے اپنی چادر سے زخم صاف کرنے لگی. یہ کیا ہوا ہے؟ التمش نے اس کی گردن پر نظر آتے نشان پر ہاتھ رکھا. زمر خان بری طرح گھبرائی تھی. مجھے کیا پتا؟ وہ رخ موڑے چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھک گئی تھی. بدن لرزنے لگا تھا. التمش نے اپنا موبائل جیکٹ سے نکالتے زمر خان کو کلائی سے پکڑے وہاں بنی ایک شاپ شیڈ کے نیچے کیا. زمر خان کے چہرے سے نقاب ہٹاتے موبائل کے کیمرے سے زمر کی گردن پڑے نشان کی تصاویر کھینچی. زخم کافی گہرا تھا. کمرے میں لائٹ کم تھی. وہ دیکھ نہ سکا تھا. اب روشنی میں پوری طرح آیا تھا. التمش نے موبائل کی اسکرین زمر کے سامنے رکھی. زمر خان کے چہرے پر خوف و ہراس چھایا تھا. وہ مجھے نہیں پتا یہ نشان کیسے آیا. شاید تم نے کاٹا ہے. وہ لڑکھڑاتی زبان سے کہتی موبائل پیچھے کر گئی تھی. گردن چادر سے ڈھک لی. بیوی ہے میری آپ. جانوروں کی طرح کبھی آپ سے پیار نہیں کیا. آپ کو چھوتے ہوئے بے حد خیال رکھتا ہوں. وہ زمر خان کو شانوں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا. سرمئی آنکھیں مزید خوف و ہراس کا شکار ہوئی تھیں. کیا ہوا ہے آپ کو؟ بات بات پر گھبرا کیوں رہی ہیں؟ التمش خان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی. شانوں پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی. زمر خان کے لبوں سے دبی دبی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں. رات سے آپ میرے پاس ہیں. کل رات تک یہ زخم نہیں تھا. یہ کب آیا؟ اور آپ کچھ چھپا رہی ہیں. کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ غرایا تھا. زمر خان اس وقت بے بسی کی تفسیر سی لگ رہی تھی. پیشانی اور گردن پر زخموں کے نشان. آستین پھٹی ہوئی. ایسا لگتا تھا وہ کوئی بیچاری سی عورت ہو جس پر دن رات تشدد ہوتا ہو. التمش کی نگاہ اس کی پھٹی ہوئی چادر پر پڑی. چادر بھی پھٹی ہوئی ہے. وہ بے یقینی سے اس کی چادر میں ہوئے سوراخ دیکھ رہا تھا. زمر خان اسے دیکھتے رونے لگی تھی. بے تحاشا بری طرح وہ آنسو بہہ رہی تھی. ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بری طرح پریشان ہوا تھا. زمر خان نے روتے ہوئے گردن موڑتے پیچھے دیکھا. دور سے 2-3 گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آ رہی تھی. زمر خان اپنے وجود سے لپٹتی التمش کی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی. وہ مزید حیران ہوا. وہ التمش کو خود سے دور چھٹک گئی. وہ پیچھے کو ہو گیا تھا. دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پایا تھا. زمر خان روتے ہوئے تیزی سے دوسری طرف سے آتی گاڑیوں کی طرف بھاگنے لگی. التمش خان بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا. زمر کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخا تھا. وہ اونچا اونچا روتے مزید تیزی سے بھاگنے لگی. زمر کیوں ایسا کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے بھاگتے چیخ رہا تھا. مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم جیسے فولادی زمین میں جکڑے گئے تھے. وہ شل ہو گیا تھا. زمر خان زاویار خانزادہ کی گاڑی کے بونٹ سے ٹکرا گئی تھی. وہ زمر خان کو دیکھتے بریک پر پاؤں رکھ گیا تھا. مگر پھر بھی زمر خان سڑک پر جا گری تھی. التمش خانزادہ اتنے شوق میں تھا کہ وہ ہل بھی نہ پا رہا تھا. زاویار خانزادہ زمر خان کو سڑک پر گرے دیکھتے تیزی سے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا. زمر خان زاویار خانزادہ کو دیکھتے بین کرتے رو رہی تھی. زاویار خانزادہ سرعت سے زمر خان کی طرف بڑھا. پنجوں کے بل بیٹھے زمر خان کو سینے سے لگایا. گردن ترچھی کرتے التمش پر خونخوار نگاہ ڈالی. بساط بچ چکی تھی. مگر شطرنج اتنا گھٹیا رچایا جائے گا التمش خانزادہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. آگے کیا ہوگا وہ سمجھ گیا تھا. لالا لالا. وہ بین ڈالتے رو رہی تھی. سر سے چادر سرک گئی تھی. گردن اور پیشانی کے زخم صاف دکھائی دے رہے تھے. التمش زخمی سا مسکرایا تھا. کس نے کیا یہ حال تمہارا؟ تم کس سے بھاگ رہی تھی؟ زاویار خانزادہ سختی سے زمر خان کا چہرہ تھامے ہوئے تھا. کن پٹیوں اور ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھر آئی تھی. ایک بھائی کی اپنی بہن کے لیے محبت جاگ گئی تھی. ایک سردار کی غیرت جوش مارنے لگی. پیچھے سے تیزی سے ایک اور گاڑی بھی آئی تھی. زاویار کی گاڑی کے سامنے آتی وہ گاڑی بھی رک گئی تھی. سفید شلوار قمیض پہنے ارتضیٰ خان اس گاڑی سے نکل آیا تھا. وہ بھاگتے ہوئے اپنی بہن کی طرف بڑھا تھا. دونوں بھائیوں کی غیرت محبت مشترکہ طور پر جاگی تھی. کیا ہوا زمر؟ ارتضیٰ خان پنجوں کے بل بیٹھے زاویار خانزادہ کے سینے سے لپٹے زمر خان کے سر پر ہاتھ رکھ گیا. زاویار خانزادہ گردن ترچھی کیے التمش خانزادہ پر کاٹار نگاہیں جمائے رہا. اپنی بہن کو یوں ہی سینے سے لپٹائے رہا. التمش کے قدم جو ابھی لڑکھڑانے تھے پہلے ہی لڑکھڑا گئے تھے. زاویار خانزادہ کے سیاہ آنکھوں میں غیرت خون کا انتقام تھا. اگر نہیں تھا تو یقین نہیں تھا. بتاؤ زمر کس نے یہ سب کیا؟ ارتضیٰ خان گراتے ہوئے التمش خانزادہ کو دیکھ رہا تھا. التمش خان تو بس سیاہ آنکھوں کی بے یقینی پر مرتا تھا. لالا التمش نے مجھے مارا ہے. وہ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کر رہی تھی.
اس کی ہچکیاں بن رہی تھی۔ التمش کے قدم اب بہت بری طرح لڑکھڑائے تھے، لبوں کی زخمی مسکراہٹ کرد میں بدل گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے التمش کی طرف بڑھتے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، اس بار قدم لڑکھڑائے نہ تھے، اب کچھ بھی اس کے قدم لڑکھڑا نہ سکتا تھا۔ سرمئی آنکھوں والی عورت اس کے ساتھ جو کر چکی تھی، اس سے آگے کیا رہ جاتا تھا؟ یہ پہاڑ بھی اس پر گر جاتے، وہ یوں ہی جمع رہتا۔ بارش تیزی سے برسنے لگی، وہاں کھڑا ہر وجود بھیگتا رہا۔ ارتضیٰ خان پاگلوں کی طرح التمش کے چہرے کے پیٹ پر مکے مارتا جا رہا تھا۔ اس کے پیٹ پر مکے مارتا جا رہا تھا۔ وہ اسٹل اپنی جگہ پر جمع رہا۔ جبڑے سے خون نکل آیا تھا، مگر وہ کراہتا تک نہ تھا۔ زاویار خانزادہ پنجے کے بل بیٹھے زمر خان کو سینے سے لگائے رہا۔ التمش خانزادہ سے وہ نگاہیں پھیر چکا تھا۔ مکوں کی بے درد ضربوں پر زاویار خانزادہ کی آنکھیں خون اگلنے لگی تھی۔ میری بہن کو مارا تم نے، میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تم نے، دکھا دیا اپنی اوقات۔ ارتضیٰ خان نے اب کی بار جیکٹ سے پستل نکالتے اس کا دستہ التمش کے سر پر پوری قوت سے مارا تھا۔ التمش خانزادہ کے سر سے خون بھل بھل کرتا بہنے لگا۔ اس کے قدم پھر بھی نہ لڑکھڑائے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں دو وجود پر گاڑے رہا جن سے دل نتھی تھا، مگر آج وہ ان دونوں وجودوں کے ساتھ اپنے دل پر بھی لعنت بھیج چکا تھا۔ تم بغیرت ہو التمش، جو تم اپنی عورت کو ایسے جانوروں کی طرح مارے۔ وہ میرے نزدیک مرد نہیں۔ ارتضیٰ خان گھراتے ہوئے التمش خان کے سر پر پھر سے پوری قوت سے پسٹل کا دستہ مار کیا تھا۔ خون ہی خون سڑک پر بہنے لگا جسے بارش کا پانی دھوتی رہی۔ التمش کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دل کو جلا کر راکھ کر رہا ہو۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو جکڑ گیا تھا۔ جواباً ارتضیٰ خان کو کچھ نہ کہا۔ وہ یہ سب ڈیزرو کرتا ہے، التمش خان مان چکا تھا۔ اس کا دل، اس کا وجود ان پہاڑوں کے نیچے آ کر دب چکا تھا۔ زاویار خانزادہ زمر خان کو سینے سے لگائے کھڑا ہوا۔ اس نے اس کے لرزتے وجود کو بازوں کے حلقے میں لیتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے بے حد نرمی سے زمر خان کو بٹھا دیا تھا۔ زمر خان کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں کا ہر خوف زائل کیا۔ وہ اس کے ساتھ ہیں، اس سے آنکھوں نے جتایا تھا۔ زمر خان گہری سانس لیتے سکون سے اب ونڈو اسکرینز کی سے نظر آتے منظر پر نگاہیں جما گئی تھی۔ وہ خون میں لت پت اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے التمش خان کی آنکھوں میں امٹتا کرب دیکھا تھا اور نگاہیں چرا گئی تھی۔ اپنی کپ کپاتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ سب کرنے پر اس نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ اسے ترس نہ آیا تھا مگر خوف آیا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے التمش خان؟ خبیث آدمی، تم نے اپنی عورت، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ زمر خان بہن ہے میری۔ ارتضیٰ خان تیش و عالم سے چیخ رہا تھا۔ التمش خان چاہتا تو ارتضیٰ کا منہ بند کروا سکتا تھا۔ جس بہن کے لیے وہ اسے 2 کوڑی کا کہہ رہا تھا، اسی بہن پر گولی چلائی تھی۔ وہ جواباً ارتضیٰ خان پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، ارتضیٰ خان کا قتل کر سکتا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس عورت کے لیے لڑنے کو دل ہی نہ چاہا تھا، ایک لفظ ضائع کرنے کو دل ہی نہ کیا تھا۔ زاویار خانزادہ بھاری قدموں سے التمش خان کی طرف بڑھایا تھا۔ ارتضیٰ خان پیچھے ہو گیا تھا۔ بارش مزید تیزی سے برسنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے رہے۔ لمحے بیتتے گئے، نہ تعلق رہا نہ باقیات رہی۔ دونوں کی آنکھوں میں ہر جذبہ فنا تھا، مگر دونوں کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ بارش کا پانی ہے یہ، دونوں نے بس یہی دیکھا تھا۔ بارش دونوں کا بھرم رکھ گئی تھی۔ چاہو تو تمہارے سینے میں گولیاں مار سکتا ہوں، مگر نہیں ماروں گا۔ زاویار خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے التمش کا گریبان جکڑا۔ کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ لالا اسے؟ ہماری بہن کو اس نے جانوروں کی طرح مارا۔ میری غیرت کہہ رہی ہے اس کا حال بد سے بدتر ہونا چاہیے۔ ارتضیٰ خان غصے سے پھنکارا تھا۔ مجھے تمہارے سبجیکشن نہیں چاہیے، تمہاری سجیشن نہیں چاہیے۔ بات اگر غیرت کی ہے تو تمہارا قتل مجھ پر واجب ہے۔ سب سے بڑے بغیرت تو تم ہو۔ زاویار نے گردن پھیرتے ارتضیٰ خان کو کاٹتار نگاہوں سے دیکھا۔ ارتضیٰ خان منہ پر ہاتھ پھیرتے پیچھے ہو گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی کاٹتار نگاہوں میں نہ دیکھ سکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا تھا، گردن جھکائے اپنی پستول انگلی پر گھمانے لگا۔ زمر خان کی حالت دیکھتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بس چلتا تو وہ آج التمش کو مار ڈالتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل آئندہ مت دکھانا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کو سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتے کرتے اپنی طرف گاڑی بڑھ گیا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں خان، اتنا رحم کیوں کیا مجھ پر؟ التمش خان کے سوال پر زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ بڑھ کر التمش خان کو دیکھا تھا۔ سیاہ سرخ تھی، بارش کا پانی آنکھوں کو گیلا کیے ہوئے تھا۔ آج بھرم رہ ہی گیا تھا۔ زاویار نے اپنی آستین سے اپنی آنکھیں مسلی تھی۔ بہت بار تم نے میرے لیے اپنا خون بہایا اور میں کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ ویسے بھی میں گھوڑا اور غلام نسلی پسند کرتا ہوں،
بدنस्ल घोड़े तक अपनी जिंदगी से निकाल दिए तो तुम्हें पाल कर क्या करूंगा। वो सफाकी से बोलते गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ गया था, कदम रुके न थे। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना खान, मैं जवाब दूंगा तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर दूंगा। मैं जब जब जवाब बराबरी पर आकर खड़ा होगा वो हलक के बल गिर जाएगा। गिर जा था, इसके गले में खराशें पड़ गई थीं। जावियार खानजादा सर छटकते गाड़ी में जा बैठा। अल्तमिश खानजादा एक ही जस्त में गाड़ी की तरफ बढ़ आया था, झुकते हुए बोनट पर दोनों हाथ जमाए थे। जिमर खान को खून उतरी आंखों से देखने लगा और सहमते हुए सीट में समाई थी। रंगत फक हुई थी, वजूद पसीने से तर हुआ था। वो सूखे पत्ते की मानिंद कांपने लगी। मोहब्बत करना गलत नहीं था, मगर तुम जैसी औरत से करना गलत था। वो चबा चबा कर कह रहा था। ब्राउन आंखों की काट दिल काट रही थी। लाला, गाड़ी पीछे लें प्लीज, वो रोते हुए जावियार से कहने लगी। जावियार खानजादा खामोशी से बैठा रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी। मैं अब बदनस्ल कुत्तों पर यकीन कर लूंगा, मगर तुम जैसी औरत जिसके पास आला खून, आला नस्ब, आला नाम होगा, यकीन नहीं करूंगा। वो गुर्राहा था। लाला, गाड़ी पीछे ने प्लीज। वो मिन्नतों पर उतर आई थी, इस कदर खौफ इसे भी कभी ना आया था। अल्तमिश ने अपनी जैकेट से पिस्टल निकाली। लाला, गाड़ी पीछे लें। जिमर खान चीखी थी। जावियार खानजादा सर्दो सपाट चेहरा लिए बैठा रहा। जिमर खान के इल्तिजाओं का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरी मोहब्बत देखी आज तक तुमने, अब तुम मेरा इंतकाम देखोगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरे इंतकाम के भी काबिल नहीं। वो गाड़ी के बोनट पर थूक गया था, पिस्तौल हाथ में जकड़े रहा। इर्तिजा खान ने अपनी पिस्तौल का रुख अल्तमिश खान की जानिब कर दिया था। इससे पहले कि वो गोली चलाता, जावियार खानजादा ने गाड़ी के खुले शीशे से चेहरा निकालते इर्तिजा खान की गाड़ी पर यके बाद दीगरे कई फायर कर दिए थे। जिमर खान बदहवासी से कानों पर हाथ रखे थर थर कांप रही थी। इर्तिजा खान बेयकीनी से जावियार खानजादा को देख रहा था। जिस पर मैं रहम करूं उस पर कोई सिफा की ढाई, ये मुझे गवारा नहीं। अगर अल्तमिश पर एक आंच भी आए तो मैं इन पहाड़ों पर तुम्हारी कब्र बना दूंगा। वो गाड़ी से चेहरा निकाले धाड़ा था। जावियार के आदमी इसके इशारे पर इर्तिजा खान को घेरे में ले चुके थे। अल्तमिश खान बोनट पर हाथ जमाए सरमई आंखों में आंखें गाड़े रहा। इसके सर से खून बहता रहा, गाड़ी पर टप टप करता गिर रहा था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लाला, गाड़ी चलाओ, इसे कुचल डालो। वो अपनी मौत इन खून उतरी आंखों में देख रही थी। वो हजियानी चिल्लाई थी। जावियार खानजादा सर्द सपाट चेहरे के साथ बैठा रहा। जिमर खान की ये फरियाद भी रद्द कर दी थी। नफरत भी तुमसे नहीं रही, तुम मेरी नफरत के काबिल भी नहीं। इसकी आंखों से खून के साथ पानी बहने लगा। लाला, गाड़ी चलाओ, मार दो इसे। वो जैसे इन आंखों की नफरत पर अपने हवास खो रही थी। जावियार खानजादा सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। अल्तमिश खून उतरी आंखों से जिमर खान को देख रहा था। मौत, सालिम मौत। अल्तमिश अब इसके लिए मौत था। वो अब जिंदगी में इस इंसान को नहीं देखना चाहती थी। लाला, गाड़ी चलाओ, मुझे इसे नहीं देखना। वो जावियार खानजादा का बाजू हिलाते चीख रही थी। बेचैनी, खौफ, इस तरह जिमर को जकड़ रही थी। वो रोते हुए जावियार खानजादा का बाजू हिला रही थी। वो सुकून से आंखें मूंदे रहा। अल्तमिश पिस्तौल जैकेट के अंदर रखते पीछे हो गया था। सुरमई आंखों में इतना डर था, वो इसे मजीद डराना नहीं चाहता था। ये औरत आज इसके लिए कुछ नहीं थी। पीछे की तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। जावियार खानजादा आंखें खोलते गाड़ी स्टार्ट करते रिवर्स करने लगा। अल्तमिश खानजादा तालियां बजाते अब हंस रहा था, पागलों की तरह हंस रहा था। कदम थे कि पीछे की जानिब बढ़ते रहे। बारिश थी, वो भी तेजी से बरसती रही। आंखें थीं, वो भी तेजी से बरसती रहीं। जावियार खानजादा की गाड़ी आहिस्तगी से पीछे की तरफ जा रही थी। जिमर खान गहरे सांस लेती अल्तमिश खान को देखती रही। वो तालियां बजाते जमीन पर थूक गया था। जिमर खान ने धड़कनों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। इतनी नफरत वो करेगा ये तो नहीं सोचा था। जावियार खानजादा ने तेजी से गाड़ी को घुमाया था। अल्तमिश खानजादा भी रुख पलट गया था। सब खत्म हो गया था। स्याह सुरमई आंखें मिल कर इसे बर्बाद कर चुकी थी। वो बरसती बारिश में खड़े आसमान की तरफ निगाहें जमाए हुए हंस रहा था। कमीज से पिस्टल निकालते हवाई फायर किए थे। पिस्तौल खाली करते वो जमीन पर उछाल गया था। आज से ये पहाड़, ये शहर इसके लिए अजनबी था। ये पहाड़, ये शहर, ये बारिश इसके लिए न थी। वो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहा था। अल्तमिश खानजादा ने आज वजूद पर पहाड़ सह लिए थे। जावियार खानजादा की गाड़ी के टायर हवेली के कारपोश में आकर चिरचिराए थे। इसकी आंखें इससे खून उगल रही थी। वो मुठियां भींच गया था, हाथों की नसें उभर आई थी। गर्दन तिरछी करते जिमर खान को देखा जो मुजस्सम से बैठी थी। वो गाड़ी से उतर आया। जिमर खान की तरफ बढ़ते इसकी तरफ का दरवाजा खोला। इसे बाजू से जकड़े खींच कर बाहर निकाला। लाला,
जिमर ने जावियार की खून उतरी आंखों में देखा। अगले ही लम्हे वो सहमी थी, सांसें धोंकने की मानिंद चलने लगी। जावियार इसकी कलाई चकड़े अंदर की तरफ बढ़ने लगा। लाला, मेरी बात सुनो। वो बुखलाई थी, अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए। वो तेजी से अंदर की जानिब बढ़ता रहा। जिमर की कलाई पर गिरफ्त फौलादी होती गई। लाला, मेरी बात सुनो, खुदा का वास्ता है। वो अपनी कलाई छुड़वाते चीख रही थी। वो रुका न था, भारी बूटों की धमक से आगे बढ़ता रहा। हवेली के दाखिली दरवाजे का लॉक खोलते वो पूरी कुव्वत से लात मार रही थी। भारी दरवाजे दोनों पट आपस में टकराते खुल गए थे। जिमर खान की सांसें अटक गई थी। लाला, खुदा का वास्ता है, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जावियार खानजादा के खौफ से इसकी हिचकियां बन गई थीं। हवेली के लाउंज में दाखिल होते एक लम्हे को वो रुका था। लाउंज में मौजूद तबाना खानम ने दिल पर हाथ रखा था। मुरे, जिमर खान रोते हुए हलक के बल चीखी थी। जावियार ने से अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए थी। जावियार खानजादा अगले ही लम्हे जिमर खान के कमरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। जावियार, तबाना खानम जावियार के पीछे आई, पीछे नहीं आएंगी आप, वरना आपकी बेटी की लाश आपको मिलेगी। तबाना खानम इसकी धमकी पर वहीं रुक गई थी, आगे बढ़ने की जुर्रात न कर सकी थी। वो बेहद तैश में लग रहा था। जावियार खानजादा जिमर को कलाई से जकड़े आगे बढ़ गया था। लाला, मेरी बात एक बार सुन तो ले, खुदा के लिए सुन लो। जावियार के खौफ से इसका रुआ रुआ लरस रहा था। वह इसके कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद कर गया था। पूरी कुव्वत से थप्पड़ जिमर खान के गाल पर जड़ दिया था। वह ऊंधे मुंह जमीन पर जा गिरी थी। वह जमीन पर गिरी, गहरे सांस लेने लगी। सुरमई आंखों में खून उतर आया था। जावियार खानजादा की बहन थी। खौफजदा होना इसने सीखा न था। जो कुछ करके आई थी, अगर डरती तो ये सब न करती। इसने पलटते हुए जावियार खानजादा की तरफ निगाह डाली। हाथ मेरे भी हैं लाला, औरत हूं तो कमजोर मत समझना। वह जख्मी शेरनी की मानिंद गुर्राई थी। जावियार खानजादा तैश से इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठा। वो पीछे को हुई थी। हाथ उठाओगी मुझ पर या कोई शतरंज रचोगी? वो इसकी बेखौफ सुरमई आंखों में देखने लगा। ना तुम्हारी जितनी ताकत है मेरे पास, न शायद हिम्मत, मगर मजीद मार नहीं खाऊंगी। वो पीछे को होती बोली थी, मरना तो पसंद करोगी ना? वो पिस्तल की नाल जिमर खान के हलक में डाल गया था। जिमर खान की सांसें हलक में अटक गई थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पर यकीन है? जहां से एक बार डस जाऊं वहां से मैं दोबारा से मैं डंग नहीं खाता, समझी तुम? वह हलक के बल खुर्राया था। जिमर खान ने खौफ से अपने हलक से पिस्तौल निकालने की कोशिश की। वैसे कहरबार निगाहों से घूरते पिस्तौल खुद ही निकाल गया था। बहन ना होती मेरी, तुम्हारी जान अपने हाथों से लेता। वो इस पर तनफ्फुर भरी नजर डालते फुंकारा था। अल्तमश यही डिजर्व करता था, मगर जो तुमने किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। वो सर्द लहजे में बोलते खड़ा हुआ था। मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने को, तुम मुझे इस हाल तक लाए। वो अपने बाल नोचते चीख नहीं थी। जावियार खानजादा से खूंखार निगाहों से देखता रहा। वो खड़ी होते जावियार खानजादा के मुकाबले लाई थी। तुम गलती करो, किसी पर जुल्म करो, इसकी माफ़ी हो सकती है। इर्तिजा तुम्हारी गैरत पर हमला करे, इसकी भी माफ़ी हो सकती है। जरिक अपने साथ सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, इसकी भी माफ़ी हो सकती है। मैं गलत करूँ, इसकी माफ़ी नहीं? क्यों क्यों? वो जावियार खानजादा की आंखों में आंखें डाले खड़ी सवाल पूछ रही थी। तुमने हमारी इज्जत मलिया मेद की। तुमने दोबारा घर से भागने की कोशिश की। फ्लैट में गैर मर्द के साथ मिली। इस मर्द का क्या हाल था जानते हो ना? जिना नहीं किया था मैंने। वो रो रही थी, वो बिलक रही थी। यही है तुम्हारा कसूर कि तुम गलत होकर भी खुद को गलत नहीं कहती। जिना नहीं किया, मगर बेहयाई डट कर की। माफ़ी भी दे सकते थे, मुझे क्यों नहीं माफ़ किया? वो हंसियानी चीखी। तुम्हारी आंखों में शर्म लिहाज होता, माफ़ भी कर देता। तुम्हें माफ़ करके वापस भी ले आता, तुम यही सब डिजर्व करती। वो नफरत से फुंकारा था। इसलिए इस 2 टके के गार्ड से मेरा निकाह कर दिया, जिसके पास इसके बाप का नाम तक नहीं था। वो रोते हुए बोली थी। जावियार खानजादा मुठियां दबोचते से देखता रहा। जिमर की हिचकियां बुलंद हो रही थी। इर्जा ने मुझ पर गोली चलाई। तुमने क्या मेरा बदला लिया? इससे लिया? इसने इससे पूछा। आयश को भगाने के लिए मुझे इस्तेमाल क्यों किया? वो इससे सवाल कर रही थी। वो उलझन ज़दा सा इसे देख रहा था। जिमर खान क्या कह रही थी वो समझ न पाया। मैंने गलती की, मैं भागी, मगर तुमने क्या किया? मेरा निकाह अल्तमिश से कर दिया। मुझे नहीं रहना इसके साथ। इसका घर, इसकी गरीबी मेरी सांसें बंद करती है। मुझे इख्तियार है, मैं ये फैसला कर सकूं मुझे इसके साथ नहीं रहना। मगर क्या करती, कहाँ जाती, किसके पास आती? तुम लोग मुझे कबूल करने को तैयार न थे। वो छोड़ने पर धमकियां देता था। क्या करती थी? वो रोते हुए पूछ रही थी। मुझे बताओ, मैं क्या करूं?
میں نے سوچا ایسے کرنے سے تمہاری غیرت جاگ جائے گی، تم میرا پیچھا اس التمس سے چھڑواؤ گے۔ عورت ہو عورت بن کر رہو، بہن ہو یا بیوی، اس طرح کے چھل کرتے اپنا مقام کھو دیتی ہیں۔ تم تو بہت پہلے اپنا مقام کھو چکی تھی، آج تو مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ وہ نفرت امیز لہجے میں غرایا تھا، ایسی ہی بات ہے تو مجھے حویلی کیوں لائے؟ اسی کے حوالے کر آتے جو اب میرے خون کا پیاسا ہے۔ تمہاری سزا اس سے بھی بڑھ کر چنی ہے میں نے۔ کل تک انتظار کرو، تمہارا ایسا ہی انتظام ہوگا، تم کسی قابل نہیں رہو گی۔ وہ ایک لفظ سے باتیں کمرے سے نکل آیا تھا۔ کل تک اسے کوئی کھانا پانی کو نہیں پوچھے گا، نہ اس کے کمرے کی طرف جائے گا۔ وہ لاؤنج میں آتے تبانہ خانم کو ایک نگاہ دیکھتے رکا تھا۔ شال کندھوں پر چھٹکتی حویلی زنان خانہ عبور کر گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔